हेलो दोस्तों, मैं शारदा थानवी आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम कर रहे हैं कक्षा 10th में क्षितिज पार्ट 2, उसके अंदर का चैप्टर स्त्री शिक्षा के कुतर्कों का खंडन पाठ का सार मैं करवा चुकी हूँ अपने एक वीडियो में। आज हम उसके पाठ के पीछे वाले जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कर रहे हैं। इसके अलावा एक और वीडियो आएगा जिसके अंदर हम करेंगे पाठ के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी अत्यधिक उपयोगी है। पाठ को समझने की दृष्टि के लिए मैंने आपके लिए पूरा एक पाठ का सार का वीडियो बनाया है। आज का वीडियो है हमारे पास में पाठ के पीछे वाले क्वेश्चन आंसर का, और एक और वीडियो आएगा जिसके अंदर हमारे पाठ के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार एक ही पाठ के 3 वीडियो बन रहे हैं आपके पास में, जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए सारे के सारे ही अति महत्वपूर्ण हैं। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए ये चैनल बहुत उपयोगी रहेगा। चलिए दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी के ने क्या क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया? इसके उत्तर में देखिए, हम देखते हैं द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा का समर्थन करते हुए जो तर्क दिए वो इस प्रकार हैं। द्विवेदी जी के तर्क देख रहे हैं हम कि उन्होंने स्त्री शिक्षा के समर्थन के लिए क्या क्या तर्क दिए हैं। पहला तर्क है, संस्कृत के नाटककारों ने जो स्त्रियों द्वारा प्राकृत में बातें करते हुए दिखाया है वह स्त्रियों को अपढ़ होना सिद्ध नहीं करता है, क्योंकि उस समय प्राकृत ही प्रचलित भाषा रही होगी। दूसरा है, द्विवेदी जी ने पुराने ग्रंथों में प्रगल्भ पंडिताओं के नामों का उल्लेख कर सिद्ध किया कि स्त्रियां शिक्षित थीं। तीसरा पॉइंट है, अत्रि की पत्नी धर्म पर घंटों आख्यान देती थी। गार्गी ने बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दिया था। मंडन मिश्र की सहधर्मिणी ने शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दिए थे। इन सब का उदाहरण देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया है द्विवेदी जी ने। रुक्मणी द्वारा श्री कृष्ण को पत्र लिखना स्त्रियों के शिक्षित होने का ही परिणाम है, ये भी द्विवेदी जी ने कहा। यदि लड़कों के लिए शिक्षा अनर्थकारी नहीं है तो लड़कियों के लिए शिक्षा को अनर्थकारी बताना न्याय संगत नहीं है। ये भी इनका जो है तर्क है, 5वां तर्क है। तो इस प्रकार से द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा का समर्थन करते हुए जो तर्क दिए हैं वो आपके पास में ये आ गए हैं। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न दूसरा है, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। कुतर्कवादियों की इस दलील का खंडन द्विवेदी जी ने कैसे किया है, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, देखिए, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। द्विवेदी जी ने कुतर्कवादियों की इस दलील का खंडन करते हुए विनम्रता से उपहास किया है, खूब छिछेलेदार की है। जैसे कि मतलब इस बात का खंडन उन्होंने इन बातों को लेकर के किया है, बहुत ज़्यादा विनम्रता से उपहास भी किया है कि वास्तव में ये चीज़ क्या है कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए देखिए, जो पहला इन्होंने तर्क दिया है, दलील दी है, वो है अनर्थ स्त्रियों द्वारा होते हैं तो पुरुष भी पीछे नहीं है। अगर स्त्रियां अनर्थ करती हैं तो इसमें पुरुष भी पीछे नहीं है। दूसरा है, स्त्रियों की शिक्षा का विरोध करना समाज का अपकार और अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना है। तीसरा है आपके पास में, पुराने जमाने में स्त्रियां नहीं पढ़ती थी, यह कहना उनका इतिहास की अनभिज्ञता है, यह जानबूझकर धोखा देना चाहते हैं। चौथा है, शकुंतला का दुष्यंत से कुवाक्य कहना, यह अपने परित्याग पर सीता का राम के प्रति क्रोध करना उनकी शिक्षा का परिणाम ना होकर उनकी स्वाभाविकता थी, जो परिस्थिति जन्य थी। जिस हिसाब से परिस्थितियां थी उस हिसाब से उन्होंने उत्तर दिया, चाहे सीता ने राम को दिया, चाहे शकुंतला ने दुष्यंत को दिया। पांचवा जो है दलील है वो है, देखिए, लड़कियों को अशिक्षित और केवल लड़कों को शिक्षित कर देश के गौरव को नहीं बढ़ाया जा सकता। लड़कियों को तो आप अशिक्षित छोड़ दीजिए और लड़कों को केवल शिक्षित करते रहिए, इससे देश के गौरव को नहीं बढ़ाया जा सकता। प्रश्न तीसरा, द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन करने के लिए व्यंग्य का सहारा लिया है। जैसे, यह सब पापी पढ़ने का अपराध है, न वे पढ़ती न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती हैं। आप ऐसे अन्य अंशों को निबंध में से छांट कर समझिए और लिखिए। ये क्वेश्चन, इसका उत्तर है, देखिए, द्विवेदी जी के निबंधों में व्यंग्यों की भरमार है, व्यंग्यों की भाषा में प्रश्न है और उनके उत्तर भी उसी में छिपे हैं। जैसे कि स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट, कालकूट मतलब जहर और पीयूष का घूंट मतलब अमृत। कि स्त्रियों के लिए तो उन्होंने वो पढ़ाई की वो जहर के समान हो गई, पुरुषों ने जो पढ़ाई की वो उनके लिए अमृत के समान हो गई। ये कैसे?
ऐसी ही दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा इन्होंने जो तर्क दिया है, जो व्यंग्य है, वो देखिए, जो अपने निबंध में उन्होंने व्यंग्य किया है उसकी भाषा देखिए। अच्छा, तो उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृत थी? ये इनका दूसरा व्यंग्य है अपने निबंध में। तीसरा व्यंग्य देखिए, जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमार पालित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं, वे यदि अपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से प्रसिद्ध अखबार के संपादक को इस जमाने में अपढ़ और गंवार कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपने जमाने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। चौथा जो है व्यंग्य, वो देखिए, अत्रि की पत्नी धर्म पर आख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करे, गार्गी ब्रह्मवादियों को हरा दे, मंडन मिश्र की सहधर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे, गजब। ये उनका चौथा व्यंग्य है। तो इस प्रकार से जो इनके निबंध में स्त्री शिक्षा के प्रति जो व्यंग्य दिए गए थे वो छांटे हुए हैं पूरे निबंध में से। तो ये इस प्रकार से ये आपके पास में ये क्वेश्चन हो गया तीसरे नंबर का। अब हम करेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए, पुराने जमाने में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना क्या उनके अपढ़ होने का सबूत है? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर देखिए, पुराने समय में प्राकृत बोलना अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है, क्योंकि बोलचाल की प्रचलित भाषा प्राकृत ही थी, जिसे सुशिक्षितों द्वारा बोला भी जाता था। अतः स्त्रियों द्वारा प्राकृत में बोला जाना अपढ़ होने का सबूत नहीं है। जिस तरह समाचार पत्र आदि प्रचलित भाषा में ही लिखे जाते हैं, वैसे उस समय में भी प्रचलित भाषा में प्राकृत में लिखने का प्रचलन रहा होगा। प्राकृत भाषा में जैनों और बौद्धों के अनेक ग्रंथों की रचना प्राकृत में ही हुई है, तो स्त्रियों के द्वारा प्राकृत बोलने पर कैसे कहा जा सकता है कि वे अशिक्षित थीं? अब देखिए आपके पास में जो 5वां क्वेश्चन है वो देखिए, परंपरा के उन्हीं पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए जो स्त्री पुरुष समानता को बढ़ाते हो। तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसका उत्तर देखिए, प्राचीन काल से चली आ रही अप्रासंगिक परंपराएं जो आज के समय में अनुकूल नहीं हैं या जिनका कोई महत्व नहीं रह गया है, उन परंपराओं को त्यागना ही उचित है, और जो परंपराएं प्रासंगिक हैं उन्हें स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। वर्तमान में प्रत्येक प्रतियोगिता में स्त्री जाति पुरुष जाति से कहीं भी पीछे नहीं है, इसलिए किसी भी क्षेत्र में उनकी अवहेलना करना उचित नहीं है। ऐसे पक्षों को अवश्य ही बिना विवाद और बहस के स्वीकार कर लेना उचित है जो स्त्री पुरुष समानता के पक्षधर हैं। साथ ही उन पक्षों की सदैव उपेक्षा करनी चाहिए जो स्त्री पुरुषों में असमानता का भाव रखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, तब की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। इसका उत्तर देखिए, तब प्राचीन समय में और अब की शिक्षा प्रणाली में अपेक्षा से अधिक अंतर है, यानी कि इतना अधिक अंतर नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी काफी अंतर है। पहले शिक्षा के लिए गुरुकुल और आश्रम परंपरा थी, जहाँ छात्र रहकर वेद वेदांतों आदर्शों की शिक्षा ग्रहण करते थे। जीवन मूल्यों पर आधारित शिक्षा थी। छात्र छात्राओं को एक साथ पढ़ने की परंपरा नहीं थी। आज विद्यालयों में सह शिक्षा का प्रचलन है। आज की शिक्षा में आदर्श मूल्यों का कोई महत्व नहीं है, अपितु व्यवहारिक व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाता है। गुरु परंपरा समाप्त हो गई है। शिक्षा के क्षेत्र स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान रूप से खुले हैं। अब सारा भेद समाप्त सा हो गया। रचना और अभिव्यक्ति वाले क्वेश्चन में देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपके पास में, महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध उनकी दूरगामी और खुली सोच का परिचायक है। कैसे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से भी देखिए। द्विवेदी जी के निबंध से स्पष्ट है कि स्त्री शिक्षा के प्रति वे कितने सतर्क थे। वे जानते थे कि स्त्री के सजग होने पर समाज और देश की उन्नति संभव है। जिस प्रकार स्त्री सृष्टि की जननी कही जाती है, उसी प्रकार संतान को जागरूक योग्य बनाने में माँ का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अतः स्त्री ही बच्चों की पहली शिक्षिका है। जो संस्कार माँ यानी कि स्त्री के द्वारा संतान में बचपन में डाल दिए जाते हैं, वे ही प्रगाढ़ होकर दृढ़ता में बदलते जाते हैं। बच्चे में अच्छे संस्कारों का निर्माण सुसंस्कारित स्त्री, शिक्षित स्त्री ही कर सकती है। शिक्षा के अभाव में दबी कुचली स्त्री न तो स्वयं को प्रतियोगिता की योग्य बना सकती है, न अपनी संतति को। यह सब सोच से स्पष्ट है कि द्विवेदी जी का स्त्री शिक्षा के प्रति सकारात्मक, दूरगामी, अच्छे परिणाम देने वाली सोच है। इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। आज उसके परिणाम दिखाई भी दे रहे हैं।
अब 8 नंबर क्वेश्चन है, देखिए द्विवेदी जी की भाषा शैली पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो इसका उत्तर है, देखिए द्विवेदी जी ने हिंदी को सम्मानित करने और उसके गौरव में वृद्धि करने के लिए जो प्रयास किए वे सराहनीय हैं। उन्होंने अपने प्रयास से हिंदी को नई दिशा प्रदान की, इसलिए भाषा सुधारकों में उनका स्थान सर्वोच्च माना जाता है। उन्होंने अपने निबंध में संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। शैली व्यंग्यात्मक है, जिसमें ऐसा लगता है वे प्रश्न पूछ रहे हैं, किंतु उन प्रश्नों में जो कहना चाहते हैं वह स्पष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त देशज तद्भव शब्दों का भी प्रयोग खूब किया है। कहीं कहीं मुहावरों के प्रयोग से भाषा जीवंत हो उठी है। यद्यपि वे हिंदी भाषा के गौरव के पक्षधर हैं, फिर भी बेझिझक उर्दू और अंग्रेजी भाषा के शब्दों के प्रयोग में कोई संकोच भी नहीं किया है। तो ये हुए हैं हमारे पास में क्षितिज पार्ट 2 में स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। इसमें हमने किए हैं आज के वीडियो में बच्चों पाठ के पीछे वाले क्वेश्चन आंसर। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।